गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी है, किन किन चीज़ों को हमें जानना है। तो राष्ट्रवाद है तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि राष्ट्रवाद क्या है। दूसरी बात है, राष्ट्रवाद से रिलेटेड इसके साथ बहुत सारे शब्द होते हैं, तो इनमें और राष्ट्रवाद में अंतर क्या है। तीसरा, राष्ट्रीय अस्मिताएं हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में। राष्ट्रवाद जब हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रवाद को लेकर जितने भी अध्ययन है, जितने भी दृष्टिकोण है, वो क्या क्या दृष्टिकोण है जो राष्ट्रवाद को डिफाइन करते हैं और वो राष्ट्रवाद को किस नजरिए से देखते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है राज्य रहित राष्ट्र और राष्ट्र रहित राज्य, इनमें अंतर क्या है। उसके बाद जिस तरीके का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो भूमंडलीकरण का जो एक दौर आ रहा है, इसमें राष्ट्रवाद का क्या भविष्य है। और एट द लास्ट हमारा निचोड़। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो यही आती है कि आप राष्ट्रवाद से समझते क्या है। देखो, राष्ट्रवाद जो है ना, मतलब एक ऐसा कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर आता है हमारी राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र से रिलेटेड जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे इमोशंस है। राष्ट्र क्या होता है, जिसकी एक संस्कृति होती है, जिसका एक साझा इतिहास होता है। तो इसमें क्या है, हर कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को किसी न किसी राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ खुद को महसूस करता है। आप भी हो, मैं भी हूँ। सपोज हम जाते हैं बाहर, तो हम क्या, हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, नेशन फर्स्ट की हम हमेशा बात करते हैं। हम बाहर जाते हैं तो भी तो हम ये देखते हैं नेशन फर्स्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत को हमने राष्ट्र के रूप में माना है। तो इसीलिए राष्ट्रवाद जो है वो सबसे ऊपर है। किसी भी चीज में राष्ट्रवाद को कम नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रवाद की कहीं बात आती कि राष्ट्रवाद अगर इतना बड़ा नहीं होता तो सोवियत संघ का कभी विघटन भी नहीं होता, राइट ना। चाहे भूमंडलीकरण का दौर आ जाए, चाहे कोई भी दौर आ जाए, राष्ट्रवाद रहेगा ही ऊपर। तो अब राष्ट्रवाद के ऊपर ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने भी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि एक विचारक हैं जो हेज है, ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है ये क्या है, ये लोगों की ना मानसिक स्थिति को इंगित करता है, मानसिकता को बताता है। ये क्या बताता है, लोगों की निष्ठा को बताता है एक राष्ट्र के प्रति। तो जो गेलमर है वो तो कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है ना, ये राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत कैसे हैं, क्योंकि ये जो है ना, इसके अनुसार जो राजनीतिक इकाई है और जो राष्ट्रीय इकाई है, इनमें ये एक रूपता लेके आता है। तो राष्ट्रवाद जो है वो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में एक भावना है आपका एक निष्ठा है आपके राष्ट्र के प्रति। इसके दो पहलू होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो पहलू, वो भी जान लेते हैं। तो पहला तो ये है कि राजनीतिक प्रतीक की विचारधारा है कि क्या है कि जो राज्य है जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपका राष्ट्र है, वो एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा ये क्या कहता है कि जो संस्कृतिक है हमारी, जो अस्मिता है हमारी, ठीक है, जो संस्कृति है वो हमारी एक अस्मिता होती है, उस पहचान होती है। तो उस अस्मिता को प्रदान करने के लिए एक प्रदेश के साथ ठोस जुड़ाव जो है वो हमें ये प्रदान करती है कि आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हो, आप किसी भी एक संस्कृति से जुड़े हो। जो संस्कृति आपको पहचान है, जिसने आपको पहचान दी है, वही तो आपका राष्ट्र है। वही से तो आपको अपने राष्ट्र की पहचान मिलती है। तो राष्ट्रवाद को समझने के लिए ना हमें दो तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज जो मैं कह रही हूँ बार बार कि राष्ट्रवाद क्या है, एक भावना है जिसका संबंध किससे है, एक स्वदेश, एक समान भाषा, एक मूल्य, एक परंपरा से जुड़ा होता है, राइट ना। जिसके एक आदर्श होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरों से अलग होते हैं। उदाहरण लेते हैं भारत के संदर्भ में, हमारा जो है, हमारे यहाँ तो विविधताओं में एकता की बात की जाती है, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हम अपनी उन विविधताओं को नहीं देखते। हम यही कहते हैं वी आर इंडियंस, हम जो है सो भारतीय हैं। हम कहीं भी है, हमारा जो है राष्ट्रगान एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है। तो यही है जो हमें बाकी राष्ट्रों से हमें अलग करता है। दूसरा, हमारे स्वदेश से हमारे कुछ जुड़ाव है, हमारी अपनी संस्कृति का जुड़ाव है। तो ये हमारे जो है सो राज्य की में ये हमारी राजनीतिक मांग को बताते हैं। कोई भी, अब देखो, कोई भी पार्टी आती है, कुछ भी होता है एक राष्ट्र में, तो वो किसको लेके बात आती है, वो राष्ट्र को लेकर ही तो बात करती है ना।
दूसरा, राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामाजिक में जितनी भी संस्कृति है उनको एकजुट करने की क्षमता रखता है। ठीक है, राष्ट्रवाद ही है जो मतलब ये है, ये जनसाधारण को, मतलब जितने भी जनसाधारण है, चाहे वो किसी भी संस्कृति से, उनको एक संस्कृति में पिरोने के, उनको संस्कृति की सही पहचान देने का काम जो है वो राष्ट्रवाद करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तो क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रवाद है क्या, वास्तविक रूप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे कंफ्यूजन है, जैसे मान लो राष्ट्र को भी हम एक ही ले लेते हैं, हम कहते हैं राज्य राष्ट्र एक ही है, राष्ट्रवाद एक ही है। तो लेकिन इन शब्दों में अंतर है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो छोटा छोटा अंतर जो है वो हमें पता होना चाहिए। राज्य जो है, राज्य का कॉन्सेप्ट अलग है। राज्य क्या है, राज्य एक कानूनी जो है वो एक संस्था है। राज्य के लिए 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होता है, एक तो जो है आपके पास भूखंड, भूमि होनी चाहिए। भूमि होगी तभी तो आगे कोई राज्य होगा। भूमि, जनसंख्या, लोग ही नहीं होंगे तो राज्य किस बात का। तीसरा, सरकार जो उनका प्रभुत्व कर सके। और चौथा जो सबसे बड़ा जो चाहिए वो है प्रभुसत्ता। तो राज्य इस तरीके से एक कानूनी संस्था बनता है जो क्या करता है, जो किसी भी एक क्षेत्र पे अपना एकाधिकार पेश करता है। लेकिन राष्ट्र ऐसा नहीं है। राष्ट्र एक मानव का एक समुदाय एक गठन करता है, जिसकी एक साझी संस्कृति है, जिसका एक साझा इतिहास है, जिसका एक योजना है। इसमें 5 पहलू भी होते हैं। सबसे पहला तो है जो है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक। तो ये इनके हिसाब से ही करता है। राष्ट्र राज्य क्या होता है, राष्ट्र राज्य जो है वो इसके पास एक तरीके से एक एकाधिकार आ जाता है। किसकी तरीके का, कि अपने जो लोग हैं, ठीक है, उनको एकता के सूत्र में बांधने का। तो राष्ट्र राज्य इनसे एक अलग कॉन्सेप्ट है। और राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद है एक समुदाय है जिससे आप जुड़े हुए हो, जिसमें आपकी उसकी जो आपकी भावनाएं हैं, जिससे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आपको वो क्या पहचान देता है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट थे, राज्य, राष्ट्र, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद। इन शब्दों का अंतर है। अब हमारी बात आती है कि राष्ट्रवाद जो है, हम राष्ट्रवाद किए जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। और राष्ट्रीय जो अस्मिता है, राष्ट्रवाद क्या करता है, हमें पहचान देता है ना, तो उनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो राष्ट्रवाद का जो उदय है वो तो तब से देखा जाता है जब यूरोप में क्रांति हुई, जब फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति ने ही तो राष्ट्रवाद को नया आयाम दिया कि लोग राष्ट्र के लिए लड़े। हमारे यहाँ भी यही हुआ था। हमारे यहाँ भी जब शुरू में क्रांति हो रही थी तो राष्ट्र का नहीं, लेकिन जब राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया कि हमें नहीं, हमें जो है एक राष्ट्र चाहिए, एक हमारी हमने अपनी एक संस्कृति है, उसको लेके हमने अपनी लड़ाई की, स्वाधीनता की। तो बात जो होती है कि जितनी भी राष्ट्रीयताओं का उदय हुआ वो किस लिए हुआ, उसके बेसिकली जो कारण थे वो क्या थे। पहला था भाषिक और साहित्य। भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है एक किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण में, साहित्य में, राजनीतिक में, वाणिज्य व्यापार में, आर्थिक में, धार्मिक में, संस्कृति में। ये सारे आज के कॉन्सेप्ट है। आपको लगता है कि कोई आपकी संस्कृति पर हावी हो रहा है, आपके आर्थिक घरेलू मुद्दों पर हावी हो रहा है, आपकी भाषा पर हावी हो रहा है, तो एक आंदोलन होता है, एक अपनी पहचान के लिए आंदोलन होता है, एक अपनी अस्मिता के लिए आंदोलन होता है। और इसी तरीके से राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे जो है सो कारक जो है वो बताए जाते हैं। एक है बिंथेम है, बिंथेम ने 3 कारक बताए हैं। उन्होंने क्या बताया, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक। जब आपकी आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप हो, आपके सैन्य के ऊपर बात आए या आपकी संस्कृति के ऊपर बात आए, तो इस तरीके से जो है 20वीं शताब्दी के वैसे देखा जाए तो आज के टाइम पर कॉन्सेप्ट भी यही है, क्योंकि सैन्य प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, राइट ना। सैन्य प्रतिस्पर्धा पर भी जो है राज्य है वो राष्ट्र के महत्वपूर्ण संसाधनों पर जो है मतलब हुए हैं शामिल। उसके बाद अब बात आती है कि अब राष्ट्रवाद की तो बात होगी, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, राष्ट्रीय अस्मिताओं के लिए। तो राष्ट्रीय अस्मिताओं की जो पहचान है वो किन आधारों पर होनी चाहिए, तो इसमें हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं, राइट। 3 कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहली बात है, आप राष्ट्रीय अस्मिता की बात करते हो तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका उत्तर जो है वो कौन देते हैं, वो गिब्रोनो देते हैं। गिब्रोनो क्या कहते हैं इस बारे में, गिब्रोनो कहते हैं कि देखो, राष्ट्रीय अस्मिता की जो आप बात करते हो, इसके जो निर्माण में 3 कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। इसमें 3 कारक कौन से उत्तरदायी हैं। पहला है मुद्रण प्रणाली और बोलियों का विकास। बोलियां आ रही है, मुद्रण प्रणाली आ रही है।
दूसरा आ रहा है जो आपकी पहचान है और जो संस्कृति है उसका आपस में संबंधित होना चाहिए। संस्कृति है तभी तो अस्मिता है, तो उनका भी संबंध जरूरी है। तीसरा है समान आपके प्रतीक और संस्कार होने चाहिए। आपके संस्कार जो आपके कल्चर है उस देश से, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसी के साथ हम जुड़े हुए हैं। अब ये जो 3 कारक है ना, यही 3 राष्ट्रीय अस्मिताओं की पहचान बनते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे मान लो पहला जो था बोलियों का विकास। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, राइट। अब प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद जो है सो उसके बाद क्या हुआ, बोलियों का भी विकास हुआ। पहले हमारी बोलियां बहुत सीमित थी। आप एक क्षेत्र में रहते हो, जगह जगह कोस बदलने के बाद आपकी भाषा को नहीं जानता, लेकिन एक प्रिंटिंग प्रेस के बाद एक साहित्य का जिस तरीके से आविष्कार हुआ, आपकी बातें जो हमारी संस्कृति है वो एक लिखित रूप में लोगों के पास जाने लगी, तो लोग जागरूक हुए कि अच्छा ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है, ये राष्ट्रीय चेतना में बनी। और एक राष्ट्र को जो है एक संस्कृति को बताने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है, राइट ना। राष्ट्रवाद का जन्म होता है कि राष्ट्रवाद तभी कामयाब होता है जब वहाँ की संस्कृति, भाषा, इन सब का लोगों को पता हो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हुआ, जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो लेखक थे वो क्या कर रहे थे, वो पत्रकार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम, पत्रकारिता से वो कर क्या रहे थे, वो जो है सो हमारे जो कल्चर रहे हैं, जो हमारा इतिहास है, वही तो हमें लोगों में लेके आ रहे थे कि तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो, तुम कैसे गुलाम रह सकते हो। तो इसने लोगों में एक रोष भरा कि जब तो इसी कारण क्या हुआ, लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जागी। तो इस तरीके से जो बोलियां हैं और जो मुद्रण प्रणाली है कि किस तरीके से प्रिंट मीडिया ने, प्रिंटिंग ने किस तरीके से एक राष्ट्रवाद को उदय करने में, एक पहचान को बढ़ाने में वो सहायता देता है। दूसरा कारण आपकी पहचान है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, इससे तो यही पता चलता है कि आपकी जो पहचान है वो आती है आपके राष्ट्र के होने से। मैं दूसरे देश का एग्जाम्पल क्यों लूँ, मैं अपने इंडिया का ही लेती हूँ। आप भारत से बाहर जाते हो, आप वहाँ ये तो नहीं कहते ना मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। आप जिस राष्ट्र से जुड़े हो आप उस राष्ट्र की बात करते हो। आप ये कहते हो कि मैं भारतीय हूँ। आप क्यों, क्योंकि ये आपको जो है, आपको एक आपका जो है एक राजनीतिक आपकी एक पहचान दिलाती है। अब भारत में भी आपकी पहचान किस हिसाब से दिलाती है। अभी अभी दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शंस हुए थे, या आने वाले अगले साल में 2 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होंगे। आपकी पहचान है भारतीय, तभी तो आप भारत के लिए वोट डाल रहे हो। अगर आपकी पहचान नहीं होती तो क्या आप वोट डालते नहीं। तो ये आपको एक पहचान देती है, राइट। आपको एक एक संस्कृति के विकास में, आपकी व्यक्तित्व के विकास में जो है आपकी भावनाओं को जो है ये बढ़ाती है। ये आपको एक ऐसा पहचान देती है जो आपको दूसरों से अलग करती है। आपको अमेरिका के किसी कंट्री के किसी लोग को एक साथ खड़ा कर दिया जाए, कैसे पता चलेगा कि आप इंडियन हो अमेरिका, ये आपको इसने पहचान दिया। तो ये है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो आती है संस्कार और कर्मकांडों की। संस्कार और कर्मकांडों से पता चलता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किस तरीके से अलग है। अब एक राष्ट्र के संस्कार क्या होंगे, उसका राष्ट्रीय ध्वज, उसका राष्ट्रगान, उसकी राष्ट्रीय पहचान। अब हमारे यहाँ जैसे अभी हो रहा है, बहुत सारे सैनिक जा रहे हैं, बलिदान होते हैं, तो जब सैनिक का एक शव आता है वो तिरंगे में लिपट कर आता है, जो पहचान दिलाता है कि ये भारत के एक जो है, भारत के एक वीर सैनिक का जो है वो शव है। या जब राष्ट्रगान स्कूल में कहीं भी आप कहीं भी जा रहे हो, राष्ट्रगान चलता है, हम उसी वक्त खड़े हो जाते हैं। ये क्या है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे कर्मकांड है जो हमें बताते हैं। जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे हम उस टाइम पे जो जोर शोर से जो है राष्ट्रीय गीत चलाते हैं, हम जो है राष्ट्र के लिए गाने चलाते हैं। ये हमारा एक कल्चर हो जाता है। इससे हमें हमें जो है एक भावनात्मक रूप में जो है सो हम जुड़ते हैं अपनी पहचान, अपनी एक जो है, जो हमारे एक सब लोग एक साथ एक संस्कृति को, एक कल्चर को फॉलो करते हैं, राइट ना। जैसे आपके जो है एक, जैसे ही राष्ट्रीय गान खड़े होना, तो उसके लिए हम खुद पे हमें कोई कहता नहीं है कि आप खड़े हो जाओ, हम खुद खड़े हो जाते हैं। हमें राष्ट्रीय ध्वज दिखता है तो हमारी सलामी अपने आप आती है, हमें कोई नहीं कहता कि आपको सलाम करने की ज़रूरत है। तो ये है। तो राष्ट्रवाद की जो संगत है, जो राष्ट्रीय अस्मिता है, वो इन्हीं कारकों पर जो है वो बताती है।
उसकी बात कहते हैं कि जैसे मैं बता रही थी कि राष्ट्रवाद है, उसके अध्ययन की जब हम राष्ट्रवाद हमने समझ लिया कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीय अस्मिता भी उम्मीद करती हूँ आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, इसको अध्ययन करने की क्या क्या दृष्टिकोण है। तो इन दृष्टिकोण में सबसे पहला जो है, बहुत सारे दृष्टिकोण है, एक है उदारवादी है, मार्क्सवादी है, फासीवादी है, राइट ना, और साम्राज्यवाद विरोधी है। तो लेकिन इनका हम एक एक करके जो है हम डिस्कस करेंगे। 300 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। इसमें हमने जो है देखा है, मानवतावादी भी देखा है, फासीवाद भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले ना मैं राष्ट्रवाद के उदारवादी दृष्टिकोण की बात करूंगी। तो उदारवादी दृष्टिकोण में जो है ना, दो दृष्टिकोण आता है हमारा। पहला आता है हमारा मानववादी और दूसरा आता है हमारा विस्तारवादी। तो मानववादी दृष्टिकोण क्या होता है? मानववादी दृष्टिकोण जहाँ मानव से रिलेटेड बात आए, जहाँ मानव हित की बात आए, जहाँ मानव संस्कृति की बात आए, वही मानववादी दृष्टिकोण होगा। तो इसके बारे में हड्डर क्या कहते हैं कि हड्डर कहते हैं जो मानव जाति प्रकृति है वो अलग अलग राष्ट्रीयताओं से बटी होती है, राइट ना। प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है और जहाँ से मानव की एक संस्कृति होती है वहीं से उसका राष्ट्रवाद जो है वो शुरू होता है। जैसे वो कहते हैं कि राष्ट्रीयताओं में जो भेद है वो किस हिसाब से होते हैं, वहाँ के भौगोलिक कारक के कारण, वहाँ संस्कृति के कारण, राइट, वहाँ की परंपराएं, साहित्य, भाषा, शिक्षा, इनके कारण जो है सो होता है। तो इनका ये मानना है कि जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना, वो लोगों की क्या करती हैं, प्रतिभा, चरित्र का निर्माण करती है। जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें देश के प्रति जो है वो प्रेम जगाती है, उनकी जो आदतें होती हैं वो बनाती है। तो कहता है कि देखो, राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के ऊपर है, राष्ट्र के ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं है। हमें जो है राष्ट्र की खुशी के लिए एक राष्ट्र जो है वो ये कहते हैं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण या एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। प्रभुत्व बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। मानववादी हित है, मानव का है, मानव एक राष्ट्र में रह रहा है, एक समुदाय में रह रहा है, उसका जुड़ाव जिससे वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि दूसरा राष्ट्र उस पर आकर जो है अपना प्रभुत्व जमाए। तो व्यक्ति जो है वो कहते हैं जो राष्ट्र की सेवा करता है वो राष्ट्र की प्रतिभा का निर्माण जो है वो करता है, और वही मानवावृत्ति के उसकी सच्ची सेवा होती है। चाहे एक व्यक्ति है, मैं हूं या आप हो, हमारे बीच बहुत सारी चीजें, हमें बहुत सारे कर्तव्य निभाने होते हैं। सपोज हम एक विद्यार्थी जीवन में है, विद्यार्थी जीवन में हमें पढ़ना है, हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ की संस्थाओं का सम्मान करना है, या घर में भी हमें अपने माता पिता के प्रति आदर करना है, जो भी हमसे बन हो सकता है वो सारी चीज़ें करना है। तो इसी तरीके से एक मानव होने के नाते जो हमारी सच्ची सेवा है वो हमारे राष्ट्र के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ हमें हमारे राष्ट्र ने दिया, हमें राष्ट्र ने ही हमें हमारी पहचान दी है। तो कहता है ये फिख्ते कहते हैं, ये एक बात कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र आर्थिक रूप से तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक राजनीतिक सत्ता के रूप में वो जीवित हो। और राजनीतिक सत्ता के रूप में कब वो जीवित होगा? जब वो मानव के हितों की बात करे, जब मानव समुदाय उससे जुड़े, राइट ना। और मानवतावादी दृष्टि में जो सबसे बड़ा, जो सबसे चर्चित जो एक नाम है वो है जुजोफ मात्सिनी। शायद सुना भी होगा। जुजोफ मात्सिनी को यूरोप में जब राष्ट्रवाद की बात हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूरोप में राष्ट्रवाद, और जब इटली एकीकरण की बात हुई तो सबसे ज़्यादा योगदान था इनका। तो ये मानवतावादी दृष्टिकोण के बहुत ज़्यादा इनमें जो है सो राष्ट्रवादी आंदोलन में इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपना योगदान दिया है। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी आवाम होते हैं, हम लोग होते हैं, इनका अपना एक मकसद होता है और यही मकसद जो है वो राष्ट्रवाद का निर्माण करता है। तो कहते हैं जो मानवता है ना, वो राष्ट्रीयताओं का जो है वो एक संघ है, राइट, जिसमें क्या होती है, शांति है, प्रेम है, इसकी स्थापना होती है। जो राष्ट्र राज्य का जो माध्यम है, वो राष्ट्र राज्य कैसे होगा, जब उसका एक विकास कैसे होगा, जब मानवतावादी जो है वो एक जुड़ेगा। मानव का जो सबसे बड़ा जो है धर्म है वो तो यही है कि एक राष्ट्र की सेवा करे। और जो मार्क्सिनी है वो कहता है कि राष्ट्र के प्रति जो आपका प्रेम है, ठीक है, वो मतलब उससे भी ऊपर जो है, जो आप कहते हैं कि जो मानवता है वो आपकी यही है कि आप राष्ट्र के ऊपर कितनी जो है वो निष्ठा रखते हो। कहते हैं कि ऐसा विश्व हो जहाँ क्या हो, शांति हो, एकता हो, प्रेम हो। और वो कब होगा? जब मानवता के प्रति आपकी सेवा होगी, मानवता आपके राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा होगी, जब आप एक फीलिंग्स को, जब आप मानव जो है एक संगठन के रूप में होगा। तो सबसे पहली बात यही है कि ये किसकी बात करते हैं, ये मनुष्य की बात करते हैं, ये मानवता की बात करते हैं। मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं जो उसकी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है। इस सिद्धांत को लेकिन जो है विस्तारवादी मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता,
मानवतावादी और ये जो है हम व्यक्ति के स्वतंत्रता और इन सब चीज़ों पे नहीं बात करते। राष्ट्रवाद का एक और दृष्टिकोण है विस्तारवादी। जितना ज़्यादा विस्तार कर लो, विस्तार करोगे आप अपनी संस्कृति का, आपका उसका, तभी तो एक राष्ट्रवाद एक उभर के सामने आ पाएगा। आप एक संकुचित क्षेत्र में रह गए, दूसरा राष्ट्र पर आप पर हमला करेगा ही करेगा, तो कहाँ से आपका विस्तार होगा। तो राष्ट्रवाद में लेकिन हमने देखा कि जब जिस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो एक व्यवस्था आई लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की व्यवस्था आने के बाद जो है सो अब चीज़ें जो है सो बदलने लगी, लेकिन फिर भी विस्तारवादी उसका जो है सो उसकी अवहेलना करते हैं। कहते हैं नहीं, मजबूत राष्ट्र तभी हो सकता है जब वो अपने विकास के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करे। हर राज्य को, हर राष्ट्र को अगर अपने राष्ट्र के लिए संघर्ष करना ही होता है। कहते हैं लेविस कहते हैं, लेविस क्या कहते हैं, लेविस कहते हैं कि राज्य का प्राकृतिक जो सत्ता प्रदेश है वो यही है कि निरंतर वो वृद्धि करते जाए, अपने अस्तित्व को करना है तो आगे बढ़ाता जाए। जी.आर. रेजे ने भी कहा था, जी.आर. सिली ने कहा था, अपने देशवासियों से ये आग्रह किया था कि ये देशवासियों अपना जो है जो साम्राज्यवाद की जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए सचेत हो जाओ। क्यों? अपनी पहचान बनानी है तो आपको निकलना ही होगा। वो कहते हैं कि देखो बहुत सारे जो हैं अब अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अगर वो एक जगह रहेंगे तो कुछ रह जाएंगे। जिसमें बल होगा, जो महत्वपूर्ण होगा, जो बलशाली होगा, जिसमें क्षमता होगी कि वो अपने साम्राज्य को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कैम्स का भी यही मानना था। कैम्स जो थे वो भी कहते थे, एक अंग्रेजी वो थे, तो वो ये भी कहते थे कि अगर आपको अपना वो आगे बढ़ना है तो आपको खतरे खुद ही उठाने पड़ेंगे। एक अपनी पहचान बनानी है तो आपको सब कुछ त्यागना ही पड़ना, सब कुछ त्यागना ही होगा। ट्रिक्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि राज्य किसी लक्ष्य का साधन नहीं, बल्कि अपने एक अन्य में एक आत्मनिर्भरतापूर्ण लक्ष्य है। आत्मनिर्भर होना है तो आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना है तो खुद को मजबूत करना होगा। तो ये बात है। तो विस्तारवादी यही है कि विस्तारवादी में क्या है कि युद्ध है, और युद्ध क्या होता है? युद्ध आपकी एक परीक्षा है। जो जीत गया वो आगे जाएगा। जो और छोटे राज्यों का भी ये कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि बड़े राज्य वही अपने बातों को बढ़ाएं। विस्तारवादी कहते हैं कि जितने भी छोटे समूह हैं, चाहे वो छोटा से छोटा संस्कृति समूह है, चाहे वो बड़ा से बड़ा समूह है, सबका पहला कर्तव्य है कि वो आगे बढ़े, अपना विस्तार करे। तो इन्होंने बड़ा संस्कृति में अगर आप अपने आप को बांधना चाहते हो, अपनी संस्कृति को करना चाहते हो, तो आपको लड़ना ही होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। कहते एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, इन सबको जो जीता गया, एक टाइम पे ये उपनिवेश बने, राइट ना। तो उपनिवेश कैसे बने? इसीलिए तो बने क्योंकि विस्तारवादी नीति आई। फिर इस तरीके से लेकिन ये नीति आई, लेकिन ये फिर ये कॉन्सेप्ट फिर यही खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद के बारे में हम शुरू से पढ़ते आए हैं। क्या करता है मार्क्सवाद? मार्क्सवाद हमेशा जो है वो संघर्ष की बात कहता है कि राष्ट्रवाद का नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, तुमने ये बनाया तुमने उसके लिए, जो सर्वहारा वर्ग है उस पर शोषण करने के लिए, बुर्जुआ वर्गों के लिए, ये पूंजीपतियों की बात करता है। ये राष्ट्रीय हित की बात कहाँ होती है? राष्ट्रीय हित कहाँ पे बात होती है? राष्ट्रीय हित नाम का कुछ भी नहीं होता। ये क्या होता है? धर्म, आचार, स्वतंत्रता, साहित्य, कला, ये सब बुर्जुआ की बातें हैं। अगर सरवाह की अगर आप बात सुनते, राष्ट्र राज्य की कोई जरूरत ही नहीं है, राष्ट्र की जरूरत ही नहीं है। कहता है ये तो आप बुर्जुआ जो है वो अपने हितों की अभिव्यक्ति करता है। कहता है कि सुविधा अनुसार जो है बुर्जुआ वर्ग ये मान के चलता है कि ये सारा जो है सारा कुछ जो है वो उसी के लिए और सर्वहारा के लिए खिलाफ है। जर्मन विचारधारा में जो है वो मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्सवाद ने कहा था कि एक अन्य तो कोई वर्ग समाज में होता ही नहीं है, दो ही तो समाज में वर्ग होते हैं, और उसमें जो होती है आप राष्ट्रीयताओं की जो आप बात करते हो, राष्ट्रीयता कहाँ निकल के आती है? आती ही निकल के नहीं है, क्योंकि मजदूरों का कोई देश नहीं है, मजदूर तो पूरी दुनिया में है। आप मजदूरों के हिसाब से, क्योंकि वो हमेशा मजदूर संघर्ष की बात करते थे और कहते थे कि जो ना पूंजीपति और मजदूर, इनका संघर्ष तो चलता रहेगा। और जब आप मजदूरों की बात करते हो तो मजदूर तो पूरी दुनिया में, फिर आप राष्ट्र की कैसे बात कर सकते हो? आप राष्ट्र कहते हो एक संस्कृति का, तो पूरे दुनिया की संस्कृति में आप मजदूरों को कैसे इकट्ठा करोगे? तो राष्ट्र का कोई मतलब नहीं बन जाता। वो अपनी एक बुक है जिसमें वो कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें भी वो एक बताते हैं कि मतलब जो है सो ये जो है सिर्फ और कुछ नहीं करता, एक लोगों को दूसरे लोगों से जो एक हम इकट्ठे की बात करते हैं, वो समाज में ये भेद पैदा करता है, असमानता लेके आता है। तो ये उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं
इसके बारे में भी है कि जैसे कि है आपका, जैसे इन्होंने ना इनके बारे में एक इतिहास में एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट देखने में आया था कि क्या हुआ था कि जब राष्ट्रवाद के बारे में 1890 में जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया, तो इन्होंने जो मार्क्स ने उन्होंने आगे किया कि आप बिस्मार्क के जो है बिस्मार्क का समर्थन मत करो, उसके लिए आंदोलन करो। लेकिन मजदूरों ने नहीं किया, मजदूरों ने समर्थन किया, विश्व युद्ध भी हुआ, राइट ना, और बहुत सारी चीजें भी हुई। अगर मार्क्सिस्ट अप्रोच वाक्य में ही ऐसा होता, समाजवाद वाक्य में ही होता, तो क्या कभी सोवियत संघ का विघटन हो पाता? कभी नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट का जो राष्ट्रवाद है वो थ्योरी जो है वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि राष्ट्र जो है वो सबसे ऊपर है ही है, वो किसी मजदूर का नहीं है, वो है एक एक किसी मजदूर का नहीं है, वो एक पूरे समुदाय को देखता है, और मजदूर भी है वो भी किसी न किसी एक समुदाय, एक संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। तो राष्ट्रवाद, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद में कुछ समानताएं भी हैं। कैसे समानताएं हैं? मार्क्सवाद तो राष्ट्रवाद को मानता ही नहीं है भाई, तो समानताएं कहाँ से आ गई? तो समानताएं ये है कि इन दोनों में ये दोनों मुक्ति आंदोलन है, दोनों ही वर्तमान की स्थिति को बताते हैं। राष्ट्रवाद आंदोलन है कि जब आप जो है अपनी पहचान के लिए आप आगे बढ़ते हो, आप लड़ते हो, अपनी बात कहते हो। मार्क्सवाद आंदोलन है कि ये कहता है कि ये बुर्जुआ वर्ग को दुश्मन मानता है। राष्ट्रवाद है वो आपकी संस्कृति के लिए आंदोलन है कि आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो इस हिसाब से तो मेरे साथ है। अब है हमारा फासीवादी दृष्टिकोण। फासीवादी दृष्टिकोण के बारे में जो है इसमें भी बहुत सारी चीजें, इसमें ये है कि इसमें तो सबसे ऊपर ही राष्ट्र है, राष्ट्र के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल लिया जा सकता है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन न करते हुए हम जर्मन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जर्मन के एग्जाम्पल में क्या हुआ था, इसमें जो है बेसिकली जब नाजीज्म फासिज्म के जब हम बात करते हैं, जब नाजी फांसी आया था तो क्या हुआ था, जर्मन में हिटलर की नीति क्या थी, आर्यन से शुद्ध रक्त है, और उनको अगर बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो जितने भी दूसरे लोग हैं, जितने भी हैं, आप राष्ट्र के लिए अगर किसी का खून करना पड़े, आपको हिंसा का सहारा लेना पड़े, आपको आंदोलन करना पड़े, तो आप पीछे नहीं हटोगे। तो वो चीजें तभी भी फॉलो होगी। उदारवादी तो ये मानते हैं वे और हम के बीच में, तो कहते हैं हम ही हैं, वे तो है ही नहीं। तो फासिज्म की जब बात होती है तो ये होती है कि सिर्फ है जो वो हम है, हमारा राष्ट्र है, जो कोई दूसरा आएगा उसको हटा दिया जाएगा। तो फासिज्म और नाशिज्म को एक मिथक की बात आती है, एक विचार है, कहते हैं राष्ट्र महानता है, राष्ट्र के लिए गौरव है, राष्ट्र में अगर कोई दूसरी संस्कृति, कोई दूसरा मेल, कोई दूसरा वे कुछ भी आएगा उसको हटाया जाएगा। तो फासिज्म एक बड़ा उग्र रूप हो जाता है राष्ट्रवाद का। ये राष्ट्रवाद का मतलब कहता है कि ये राष्ट्रवाद की बात करता है, और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि राष्ट्रवाद के अलावा ये किसी और को सहन ही नहीं करता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण। उपनिवेशी विरोधी दृष्टिकोण में क्या है? अब उपनिवेश विरोधी दृष्टिकोण को जो है इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद तो मतलब सब देश जो है उपनिवेश से हटते चले गए, लेकिन क्या हुआ जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में काफी सारे जो देश थे वो उपनिवेश थे, यूरोप के, फ्रांस के। तो क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद की बात आई तो ये जो है जो उपनिवेश है इनको क्या किया गया, हटाया गया। हमारे यहाँ भी तो हुआ ना, राष्ट्रवाद की जब चर्चाएं जब शुरू हुई, जब एक राष्ट्र प्रेम लोगों में उभर के आया, तो हम ब्रिटेन के हम जो थे हम उपनिवेश थे, हमने भी स्वतंत्रता संग्राम किया, लड़ाइयाँ लड़ी और खुद को जो है वो स्वतंत्र किया। क्यों किया खुद को स्वतंत्र यहाँ पे जो है, क्योंकि हमारा जो है हमने क्यों होता है उपनिवेश का इतना विरोध क्यों होता है? बेसिकली उपनिवेश क्या करते हैं, जब कोई भी राष्ट्र जब वो किसी दूसरे राष्ट्र को उपनिवेश बनाता है तो उसका मेन मकसद होता है वहाँ का शोषण करना, वहाँ की इकोनॉमी को हड़प लेना, वहाँ की संस्कृति को खत्म कर देना, वहाँ पे धर्म परिवर्तन। और राष्ट्रवाद में एक साझी संस्कृति, एक साझा धर्म, एक साझी इतिहास की बात होती है। तो कोई अपने इतिहास को, अपने आर्थिक समुदाय को, अपने संसाधनों को, अपनी संस्कृति को कोई कैसे नष्ट होने देगा? तो इसके लिए विरोध होता है, और देन फिर राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आता है, अपने भौगोलिक को, किसी भी चीज को जो है वो नहीं अलग होने देता। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है राष्ट्रवाद की कि ये जो है औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध जो है वो हमारे यहाँ भी आंदोलन हुए हैं, और उसके बाद जो है जो राजनीतिक संस्थाओं का गठन होता है। भारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि भारत संदर्भ में भी हमने औपनिवेश का जो है पूरी तरीके से विरोध किया और राष्ट्रवाद की बात हुई। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज हो गई जिसको बहुत बड़ा वेग है कि राष्ट्रवाद की मांग करते करते जो हमारी संस्कृति में थी, जो हमारा एक मुस्लिम संप्रदाय था, एक सबसे बड़ी चुनौती थी एक अलग राज्य की मांग करके। जो भारत जो एक राष्ट्र था वो 2 टुकड़ों में बट गया। तो
ये जो थी एक चुनौती थी जिसके बारे में जो है सो जो राष्ट्रवाद का जो एक कॉन्सेप्ट था कि वो उपनिवेशी विरोधी दृष्टिकोण अपनाने से जो है राष्ट्रवाद कायम रह सकता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है सो टूट गया। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो है राज्य रहित राष्ट्र और राष्ट्र रहित राज्य। तो राज्य रहित राष्ट्र और राष्ट्र रहित राज्य में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि राज्य रहित राष्ट्र जो है ना वो एक राजनीतिक परिस्थिति बताता है कि जहाँ राज्य नहीं है वहाँ सिर्फ राष्ट्र है। तो सबसे पहली बात है कि वो अपने अल्पसंख्यक जितने भी हैं उसके वहाँ पे उनकी सांस्कृतिक है, राइट ना, उनकी जो परंपराएं हैं, तो जो अल्पसंख्यक है उनके बारे में जो है सो मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाता उसको, क्योंकि बहुसंख्यकों पे बेसिकली वो अपना ध्यान देता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, स्कॉटलैंड और वेल्ड का, राइट ना, ब्रिटेन के हैं ये दोनों, इनका अपना अपना स्कॉटलैंड और वेल्श ये राष्ट्रीयता के आधार पर अलग अलग देश हैं, ये कोई राज्य नहीं है। लेकिन जब इन्हें अपने निर्णय लेने पड़ते हैं ये लंदन जाते हैं। दूसरा ये है कि राज्य के भीतर तो स्वायत्तता होती है। एक दूसरी बात जो होती है कि जो राज्य विहीन जो राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्य विहीन जो राष्ट्र है, इसका मतलब जो भी राष्ट्र है उसमें आत्मनिर्णय की जो है ना, राज्य विहीन राष्ट्रों के लिए आत्मनिर्णय की गुंजाइश जो है वो होती है कि आप अपना जो है एक निर्णय ले सकते हो। लेकिन जब आपको बात संस्कृति की आती है तो आपको एक राज्य की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम कहते हैं कि राष्ट्र विहीन राज्य। अब तो हमने बात कर ली कि राज्य विहीन राष्ट्र की, अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा क्या है राष्ट्र विहीन राज्य की। जब आप बात करते हो तो उसमें बात करते हैं कि जहाँ पे राष्ट्र नहीं है, सिर्फ राज्य है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जब ऐसी बात होती है तो वो सिर्फ एक सीमांकन की बात होती है। कैसे कि कोई भी जो राज्य है वो अगर राष्ट्र नहीं है तो इसका मतलब उसका एक इतिहास नहीं है, उसकी एक संस्कृति नहीं है, वो सिर्फ क्या है बाउंड्री जो है उसकी सिर्फ क्या है बाउंड्री है, उसकी सैन्य क्षमता वो उसी के हिसाब से, वहाँ की कोई एक संस्कृति नहीं है, राइट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा एट द लास्ट कॉन्सेप्ट है भूमंडलीकरण और राष्ट्रवाद का भविष्य। आजकल जैसे भूमंडलीकरण की जो है एक संस्कृति जो है आज हर जगह व्याप्त है। अब भूमंडलीकरण एक ग्लोबलाइजेशन से जो पूरी दुनिया में जो है तो इसने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को प्रभावित किया है। किस तरीके से किया है, सबसे पहले भूमंडलीकरण में ना 4 चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है एथनोस्कोस, दूसरा है टेक्नोस्कोप, तीसरा है हमारा जो है आइडियोस्कोप और चौथा है मीडियास्कोप। एथनोकोस क्या है, एथनो जो हमारी एथनिटी यानी हमारी संस्कृति, हमारा जो अतिथि कामगार निर्वासित जो हमारे शरणार्थी है, इन सारी चीजों का जो पूरी दुनिया में आवागमन हुआ है भूमंडलीकरण के कारण सब जगह। तो राष्ट्रवाद पे कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि पहले एक संस्कृति एक जगह रहती तो कहते हैं इस राष्ट्र के लोग, लेकिन आजकल तो हर जगह वो हो रही है। दूसरा है टेक्नोस्कोप में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक जगह से आ रही है दूसरी जगह से जा रही है, राइट ना, तो इसी वजह से भी बहुत ज्यादा विचारधाराएं हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। अब है आइडियोस्कोप में क्या, आइडियोलॉजीज जैसे हमारी लोकतंत्र की है, हमारी विकास की है, हमारी किसी भी जगह उनका आवागमन हो रहा है। मीडिया आज अमेरिका में क्या हो रहा है हम यहाँ जान सकते हैं, वहाँ पे कौन सा ग्रुप किस चीज की मांग कर रहा है हमें यहाँ पे पता हो जाएगा। तो हर जगह जो है वो सारा कुछ जो है सो हो गया है। गिब्डोनो कहते हैं हालांकि भूमंडलीकरण जो है वो संस्कृति को काटती है, लेकिन फिर भी जो हम आजकल जो प्रक्रिया देख रहे हैं भूमंडलीकरण संस्कृति की दे रहे हैं, लेकिन फिर भी भूमंडलीकरण क्या है एक टाइम आने के बाद इसमें निरंतरता नहीं है, ये रुक जाएगा। राष्ट्रवाद इससे ऊपर है। राष्ट्रवाद जो कॉन्सेप्ट है, भूमंडलीकरण हर जगह है लेकिन राष्ट्रवाद को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इस हद तक प्रभावित नहीं कर सकता कि राष्ट्रवाद का भविष्य खत्म हो जाए। राष्ट्रवाद की बात नहीं हो, जब भी आपकी संस्कृति पर चोट होगा तो भूमंडलीकरण हो या कुछ भी हो आगे बात आएगी ही आएगी। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद का भविष्य जो है वो तो उज्जवल है। भूमंडलीकरण और संस्कृति की खोज के बावजूद भी आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, राइट ना, वो जो भी संघर्ष है तो आत्मनिर्णय का जो निकल के निर्णय आपका अपना ही होगा। भूमंडलीकरण उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। जहाँ पे आपकी संप्रभुता के ऊपर बात आएगी, आपकी राष्ट्रीयता के ऊपर बात आएगी, तो वहां भूमंडलीकरण से ऊपर होगा राष्ट्रवाद। अब एक हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, ये बात करते हैं कि जैसे मान लो कि भूमंडलीकरण के कारण आपके घरेलू मुद्दों में जो हस्तक्षेप होता है, हम ब्रिटेन का भी लेटेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है कि जिसने यूरोप के देशों में क्या किया, वहाँ की राष्ट्रीयता खत्म की। कहाँ राष्ट्रीयता खत्म की, अगर राष्ट्रीयता खत्म होती तो क्या ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग होता, नहीं होता। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था